स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डायनेमिक लर्निंग ओरिजिनल्स पर। तो आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं क्लास 12 केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है हेलोकेनल हेलोरीन्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग हमारे पास क्लास 12 में होती है हेलोकेन और हेलोरीन्स चैप्टर से। हेलोकेन हेलोरीन्स को पढ़ने से पहले हमें थोड़ी सी नॉलेज क्लास 11th की केमिस्ट्री से होनी चाहिए, जिसमें हमें IUPAC नेमिंग और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पता होना चाहिए। उसके साथ आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है, इसमें कुछ नेमिंग रिएक्शन आएंगी जो आपको इजीली याद हो जाएंगी और उन्हीं में से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये बनेगा कि व्हाट इज़ हेलो अल्केन। हमारे चैप्टर का नाम है हेलो अल्केन हेलोरीज। तो इसमें हमारा क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ हेलो अल्केन्स। तो हेलो अल्केन्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें हाइड्रोकार्बन जैसे कि एल्केन एल्कीन एल्काइन में हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी पोजीशन पे हेलोजन एटम दैट इज क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन को अटैच कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है, जैसे कि है इथेन है C2H6 C2H6 इथेन है हमारे पास। लेट्स सपोज अब हम इसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इसकी पोजीशन पे हम यहाँ पे लगा देते हैं। हम लेट्स सपोज हम लगा देते हैं फ्लोरीन लगा देते हैं या क्लोरीन लगा देते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। हम हेलोजन होना चाहिए, लेकिन वो हमने क्लोरीन लगा दिया। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास एल्केन बन गया। बस सिंपल है कि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जिसकी पोजीशन पे हमने क्लोरीन लगा देना है। अब नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारे पास वो है हेलो अरीन्स। अरीन्स जो होते हैं वो होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। हेलो का मतलब यहाँ पर भी सेम ही है, हेलो मीन्स हेलोजन, अरीन्स मतलब एरोमेटिक कंपाउंड और बेंजीन। वैसे बेंजीन भी एक एरोमेटिक ही कंपाउंड है। तो ये देखते हैं इसमें क्या है। हेलोरीस इज अ कंपाउंड इन विच बेंजीन और एन एरोमेटिक कंपाउंड हैज वन सब्स्टिट्यूटेड हेलोजन एटम ऑन द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन एटम। वही है इसमें भी कि जो हमारा बेंजीन होता है वो होता है C6H6, ये होता है हमारा बेंजीन। अब C6H6 है, लेकिन अब हमने क्या करना है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहाँ पे हमने क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी लगा देना है। यहाँ पे लगा दिया, लेट्स सपोज हमने एक पोजीशन पे लगा दिया। तो इससे हमारा क्या बन गया कि इसकी एक पोजीशन पे हाइड्रोजन की पोजीशन पे क्लोरीन लग गया, तो ये क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज हेलो अरेन्स। बस इसमें इतना से सिंपल इंट्रोडक्शन में। आगे हम इसमें और पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें हेलोकेन हेलोरीन्स को पढ़ने से पहले थोड़ी सी नॉलेज जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और IUPAC नोमेनक्लेचर की चाहिए। तो हम IUPAC नोमेनक्लेचर को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। GOC हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ डिस्कस कर लेंगे। IUPAC को हमने क्लास 11th में बहुत ही ब्रीफली पढ़ा था। आपने पढ़ा होगा कि इसमें हमने IUPAC में कुछ रूल्स पढ़े थे। जैसे हमने वर्ड रूट बनाया था, अगर एक कार्बन है तो उसमें हमने क्या बोलना है, दो में क्या बोलना है, तीन में क्या बोलना है। जैसे एक के लिए हम बोलेंगे मिथ, दो के लिए इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेफ्ट, ओक्स, नॉन, डेक, हेफ्स। ऐसे हमने इसके लिए वर्ड रूट बनाया था। 1 2 3 4 5 6 अप टू 10 कार्बन्स के लिए वर्ड रूट था हमारा। फिर इसमें प्रीफिक्स और फिक्स होते थे। प्रीफिक्स में हमारे फंक्शनल ग्रुप आ जाते थे, फिर हमारे सब्स्टिट्यूएंट भी होते थे, ऐसे करके था। फिर हमने एक रूल्स पढ़े थे इनके कि इनको हमने कैसे नेमिंग करनी है। तो उसके लिए हमारे पास रूल थे कि सबसे पहले हमने फंक्शनल ग्रुप को प्रिडिक्ट करना है कि फंक्शनल ग्रुप हमारा कौन सा है। फिर हमने मल्टीपल बॉन्ड को पता करना होता था। फिर हमारी लॉन्ग चेन कि हमारे कार्बन में सबसे लंबी चेन कौन सी बन रही है। फिर हमारा नेक्स्ट होता था साइड चेन। फिर हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता था। तो अब इन रूल्स की भी प्रायोरिटी होती थी, जो कि हम कैसे याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है आपके सामने FML SC फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, लॉन्ग चेन, साइड चेन, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। आपने एक सिंपल सी बात ध्यान रखनी है कि मल्टीपल बॉन्ड में भी डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी जो है वो ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा होती है। बस इतना सा है। अब ये हमारे पास एक सीरीज़ है NCERT की सीरीज़ की। अगर हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप एक ही कंपाउंड में इकट्ठे हो तो हमने किसको एज अ फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करना है, किसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करना है। ये भी आपके लिए एक न्यू इन्फॉर्मेशन है। वैसे तो आपने पढ़ी हुई है कि अगर हमारे पास एक कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं तो हमने इस सीरीज़ के अकॉर्डिंग जो फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी उसको एज अ फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करना है, और जो हमारा अनदर वन होगा उसको हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे।
तो अब देखते हैं कि हम ये सीरीज़ में कैसे कैसे है। जैसे कि हमारे पास जहाँ पे दिया ही हुआ है वही एसिड, सल्फोनिक एसिड है, फिर ये हमारे पास एसिड एनहाइड्राइड है COOR, फिर हमारे पास ये एस्टर हो जाएगा, फिर हमारे पास एसिटाइल एनाइड हो जाएगा, साइनाइड हो जाएगा, फिर हमारे पास अल्कोहल है, अमीन है, अल्कीन है, एल्काइन है। बेसिकली यही हमने याद करने हैं। ये हमारे पास क्या जगह हो जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड RCOOR, एसिड एनहाइड्राइड, एसिटाइल हैलाइड, एसिड अमाइड, नाइट्राइल, नाइट्राइल भी हो जाएगा ग्रुप हमारा, एन एल्डिहाइड CHO, कीटोन, अल्कोहल, अमाइन, एल्कीन, एल्काइन। कीटोन का हमारा फॉर्मूला अच्छे कि आपको पता ही है RCOR। नाइट्राइल हो जाएगा बेंजीन नाइट्राइल, CM में कहा देते हैं उसमें हम। एस्टर हो जाएगा, एस्टर से जो से लिंकेज हो जाती है। ऐसे करके इसको आप याद कर लेंगे। अब फॉर प्रैक्टिस अब हम यहाँ पे दो नाम आपके लिए सामने लिख के बताते हैं आपको। अभी आप ध्यान से देखना कि हम दो नाम आपको लिख के बताएंगे यहाँ पे। फॉर प्रैक्टिस पर्पस आपके लिए कुछ एग्जांपल्स भी है यहाँ पे। आपने इनको ना फुल सोल्व करना है और बाद में हम इसको फाइंड करेंगे। ये आपको शो हो ही रहा है, इसके लिए अब सॉरी फॉर दैट, बट आपको मैं बताता हूँ इसको कैसे करना है। आपने रूल पढ़ा है FMNS से। सबसे पहले आप देखेंगे कि हमारे पास इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है, तो हमारे पास इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। और सेकंड हमारा था FM, मल्टीपल बॉन्ड है, फर्स्ट और सेकंड के बीच मल्टीपल बॉन्ड हो गया। L लेंथ, लेंथ अगर हम इस साइड जाएंगे तो भी हमारी लेंथ सेम है, और अगर हम ऐसे जाएंगे तो भी हमारी लेंथ सेम है, तो लेंथ का कोई इशू नहीं है। FMLS, S होगा साइड चेन। साइड चेन की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। साइड चेन जैसे कि ब्रांचिंग में होती है, अगर यहाँ पे लेट्स सपोज बड़ा ग्रुप है तो उसको हम साइड चेन में लेते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर यहाँ पे कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड मिथाइल ही है, तो इसमें भी कोई इशू नहीं बनेगा। अब हम देखते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, नंबरिंग। नंबरिंग जैसे यहाँ पे की हुई है, सेम टू सेम एज इट इज़ आपने ऐसे ही करनी है। क्योंकि क्या क्यों करनी है, रीज़न मल्टीपल बॉन्ड फर्स्ट और सेकंड के बीच में है, तो हमने नेम नंबरिंग इस प्रकार करनी होती है कि हमारा जो मल्टीपल बॉन्ड है या हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसको कम से कम नंबर मिले। तो अब हमने नंबरिंग कर दी, नंबरिंग कर दी हमने 1 2 3 4। अगर हम 4 इस साइड भी ले लें तो भी हमारा ये 3 पर ही मिथाइल आएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा 3 मिथाइल, क्योंकि एक कार्बन है मिथाइल। अब 4 कार्बन की मेन चेन है, 4 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है, ब्यूट। ब्यूट हो गया 3 मिथाइल ब्यूट। अब फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड क्या होता है, इन। ट्रिपल होता है आइन, और सिंगल बॉन्ड होता है एन। 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, इसका नाम हो जाएगा। अब आइए हम देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब एक तो ये हमने एग्जाम्पल आपको यहाँ पे करवा देते हैं 1 2 3 4। इसमें भी सेम टू सेम मल्टीपल बॉन्ड ही का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड के बीच मल्टीपल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे नंबर 3 पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं, तो इसको आपने कैसे करना है 3 3 डाई मिथाइल, क्योंकि 2 है तो डाई मिथाइल, सिंपल 3 3 डाई मिथाइल ब्यूट 1 इन। अब एक क्वेश्चन हम इसमें और सोल्व कर लेते हैं, वो हम कौन सा करेंगे, आइए देख लेते हैं। ये हम कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं सोल्व, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, मल्टीपल बॉन्ड है, लॉन्ग चेन भी सेम है। या अगर हम 5 मेंबर नंबर जहाँ पे ले लें, 5 मेंबर चेन जहाँ पे ले लें सेम ही आएगा हमारा, तो लेंथ का कोई इशू नहीं है। FMLS साइड चेन का भी कोई इशू नहीं है। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर कोई इशू नहीं, क्योंकि दोनों साइड मिथाइल ही है। तो अब नंबरिंग कहाँ से होगी, फर्स्ट कार्बन से, जहाँ पे हमें फंक्शनल ग्रुप मिलेगा 1 2 3 4 5, सिंपल। अब ये हमारे पास कैसे बनेगा, 4 मिथाइल, क्योंकि 4 नंबर पे मिथाइल है, 4 मिथाइल, कितने कार्बन है, 5 कार्बन, पेंट 2 इन ओल, 4 मिथाइल पेंट 2 इन ओल। क्योंकि जो हमारा अल्कोहल ग्रुप है इसको जब हम फंक्शनल ग्रुप में फिक्स यूज़ करेंगे तो उसका हम लिखेंगे ओल, एल्डिहाइड का अल, कीटोन का ओन, इस प्रकार लिखेंगे इनको।
तो अल्कोहल का क्या आएगा, ओल आएगा। 4 मिथाइल पेंट टू ई 1 ओल, या ओल, पेंट टू ई ओल भी लिख सकते हैं, या 1 ओल। अब जो ये बचे हैं इनको आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर देना है, मैं आपके क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ूंगा कमेंट को। अब हेलो एल्कीन्स की आगे हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। ये थोड़ा सा अब सब स्पीड में हो रहा है क्योंकि आपने एक बार इसको पढ़ा है, अगर डिटेल में चाहिए तो आप कमेंट जरूर करना, तो हम इसकी डिटेल वीडियो बना देंगे। क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ CX बॉन्ड और हाइब्रिडाइजेशन। तो हेलो एल्कीन्स की हम क्लासिफिकेशन करेंगे इसके CX बॉन्ड के नेचर और हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे। हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है कि जो भी sp मिक्सिंग होती है और जो भी ऑर्बिटल की ओवरलैप से बनते हैं। हाइब्रिडेशन वैसे अपने क्लास 11th केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है स्टार्टिंग में ही। अब हमारे पास सबसे पहले आता है कंपाउंड कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड CX बॉन्ड। sp3 हाइब्रिडाइज्ड CX बॉन्ड में हमारे पास एल्केन्स ही आएंगे, क्योंकि अगर एल्कीन एल्काइन होंगे तो वहाँ पे डबल ट्रिपल बॉन्ड आ जाएंगे, तो वो तो sp3 से थोड़ा अलग चला जाएगा। लेकिन अब हम देखते हैं यहाँ पे अल्काइल हैलाइड सिंपली हमारे पास है। अल्काइल हैलाइड्स आर द टाइप ऑफ हेलो एल्केन्स इन विच एल्केन्स हैज वन सब्स्टिट्यूटेड हेलोजन एटम ऑन द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन एटम। जो हमारे अल्काइल हैलाइड होते हैं इनमें ना हमारे पास जो अल्केन होते हैं जैसे मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, इन ये होते हैं ना सारे, इनमें एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हेलोजन लग जाता है सिंपली, और कोई इशू नहीं है इसमें। एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया और हमारा जो है वो हेलोजन लग गया, जैसे हमने यहाँ पे किया C6H14 है, ये हमारे पास इथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन होगा, तो हम 14 का 13 करके यहाँ पे क्लोरीन लगा देंगे, सिंपल अल्काइल हैलाइड। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है टर्म वो है अलाइल हैलाइड। अलाइड हैलाइड भी कुछ इसी तरह का है, लेकिन उसमें एक ट्विस्ट होता है। वो ट्विस्ट क्या है कि उसमें जो हमारा कार्बन है ना, उसमें एक 2 कार्बन के बीच मल्टीपल बॉन्ड, जैसे कि डबल बॉन्ड होना चाहिए, और डबल बॉन्ड होना चाहिए, और उसके एडजेसेंट नेक्स्ट कार्बन के ऊपर हेलोजन एटम अटैच होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारा पास है C डबल बॉन्ड C, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, जैसे हमारा जो होता है C डबल बॉन्ड C, न्यू शीट ओपन हो जाए, मैं उसमें कर दूंगा, तो यहीं पे कर लेते हैं हम C डबल बॉन्ड C, ये हो गया हमारा C डबल बॉन्ड C, और नेक्स्ट जो कार्बन है उसके साथ हम लगा देंगे CH3Cl, सिंपल। ऐसे जो है हमारा अलाइल हैलाइड बन जाएगा। और हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म है वो है बेंजाइल हैलाइड। इन बेंजाइल हैलाइड्स द टेट्राहेड्रल कार्बन एटम, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में आपने पढ़ा था कि हाइब्रिडेशन कौन सी होती है, sp3, वही सिंपल। मतलब कि बेंजीन होती है ना जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेंजीन, उसके साथ आपने डायरेक्टली एक हेलोजन आइटम जैसे Cl, F, Cr, Br कुछ भी अटैच कर देना है तो बेंजाइल हैलाइड बन जाएगा, सिंपल। अब एक हमारे पास क्लास 11th में GOC में एक रूल था, हकल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था टू प्रोडिक्ट द एरोमेटिसिटी ऑफ कंपाउंड। तो इस रूल्स के अकॉर्डिंग हम ये बता सकते थे कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है और कौन सा नहीं है। जैसे कि हमारे पास बेंजीन है, तो उसके लिए भी हमें किसी ने तो कुछ ना कुछ तरह से इसको बताया होगा कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन क्यों है। तो जो फक्कल थे एक ग्रेट साइंटिस्ट, उन्होंने बताया था कि जो कंपाउंड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन के साथ रखता है तो वो हमारा होता है एरोमेटिक कंपाउंड। n की वैल्यू यहाँ पे होल नंबर हो सकती है 1 2 3 4, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हैं हम इसमें, क्योंकि ऑब्वियसली वैल्यू है तो उसको हम नेगेटिव में तो लेंगे नहीं। ये तो होगा नहीं कि कंपाउंड में -3 या -6 इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन है, ऐसा तो होगा नहीं कभी, है ना। तो हमारे पास ये रूल था, इससे हम एरोमेटिसिटी बता सकते थे। अब देखते हैं कि ये रूल कितना ट्रू है। अब जैसे हमें पता है बेंजीन जो है एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, जहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 4 + 2 6, दैट इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और बेंजीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, क्योंकि उसके अंदर 3 डबल बॉन्ड होते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि जहाँ पर भी डबल बॉन्ड होगा तो डबल बॉन्ड हमेशा ही पाई बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है जो पाई होता है, चाहे वो सेकंड मल्टीपल बॉन्ड हो या थर्ड बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो,
उनमें दोनों में 2 पाई बॉन्ड हो जाएंगे, लेकिन अगर एक बॉन्ड है सिंपल तो वो सिग्मा बॉन्ड होगा, अगर डबल भी है तो उसमें एक सिग्मा 1 पाई, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा 2 पाई। जैसा कि गुजर फिल्म में भी था पाई पाई का हिसाब, ऐसे आपको पाई बॉन्ड का हिसाब रखना पड़ेगा। तो हक्कल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी अगर आपको एग्ज़ाम में आए, क्योंकि एग्ज़ाम में आ सकता है ये 2 मार्क्स में, बट इज हक्कल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी, तो आपने इसको डिस्क्राइब करना है। द हक्कल इज़ अ ग्रेट साइंटिस्ट हु गिव द रूल टू प्रोडिक्ट द एरोमेटिसिटी ऑफ कंपाउंड। ही गिव द रूल दैट इज described as the Huckel's rule of aromaticity is known as the rule which describes the aromaticity of compound. According to this rule, if a compound follow the rule 4n plus 2 pi electron with conjugation, ये जरूर याद रखना है, ये नहीं कि बिना कंजुगेशन हो तो उसमें रेजोनेंस नहीं होगा ना, अगर उसमें 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन हो तो भी वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। इफ़ अ कंपाउंड हैज़ 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन देन दिस कंपाउंड इज नोन एज एरोमेटिक कंपाउंड। तो इसकी आपको एग्जांपल हम बाद में करेंगे अब, लेकिन फास्टली ब्रीफ रिव्यू ले ले चैप्टर की। अब कंपाउंड कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइज CX बॉन्ड, ये हेलोरीन्स का टॉपिक है। अराइल हैलाइड हेलोजन एटम इज अटैच डायरेक्टली टू द बेंजीन रिंग। जब हमारे पास अराइल हैलाइड होते हैं, जो एक ये टर्म है, जब जो है बेंजीन रिंग में डायरेक्टली, जैसे ये हमारे पास बेंजीन बन गई, बेंजीन के साथ अगर हम डायरेक्टली यहाँ से हेलोजन लगा दें F, तो ये अराइल हैलाइड है। लेकिन अब नेक्स्ट जो टर्म है यहाँ पे दी हुई है वो है विनाइल हैलाइड है। विनाइल हैलाइड है जो वो है, जैसे अराइल हैलाइड से जैसे ही एक विनाइल हैलाइड न्यू टर्म है, इसमें हम क्या करेंगे कि हमारा जो ये है ना बेंजीन है, बेंजी, इसमें हम ना एक डायरेक्टली अटैच करेंगे, एक हमारा आगे जाएगा, एक फिर हमारा जहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा ना, तो इसके साथ जहाँ पे डबल बॉन्ड, ये सिंगल ही है, जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा तो ये क्लोरीन है ना, ये हमारा जो होता है ये होता है विनाइल हैलाइड। अब यहाँ से शुरू होती है इस चैप्टर की मेन कहानी, वो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनो हेलो अल्केन। सबसे पहले जो है इसमें वो है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन जैसा कि आपको पता है ये सनलाइट की प्रेजेंस में नहीं होती, डार्क में भी होती है, सनलाइट में भी होती है। तो आइए हम इसको देखते हैं, एच म्यू कर देते हैं यहाँ पे, एच म्यू सनलाइट। जब हमारे पास जो हमारा मीथेन होता है ना, उसको हम एक्सेस ऑफ क्लोरीन के साथ ट्रीट करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो वो क्या करता है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन के साथ अटैच हो जाता है, और वो हमारे पास CH3Cl दैट इज़ क्लोरोमीथेन बन जाता है। लेकिन अब जब उसके को फिर से फर्दर एक्सेस में है क्लोरीन, तो रिएक्शन रुकेगी नहीं, ये आपस में आगे आगे इनिशिएट होती जाएगी। वैसे ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है, लेकिन मैकेनिज्म अभी आपको इतना आएगा नहीं एग्ज़ाम में भी, तो इसको हम ऐसे ही याद करेंगे क्योंकि टाइम भी कम है। CH3Cl हमारा बस क्लोरोमीथेन बन गया। अब हम इसके आगे डिफरेंस करेंगे, जब ये एक्सेस में होगा क्लोरीन तो आगे फिर से रिएक्शन चलेगी और वो बनाएगी एक और हाइड्रोजन रिप्लेस करके क्लोरीन लग जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा डाइक्लोरोमीथेन। इसके आगे जब फिर से इसको एक्सेस में क्लोरीन ट्रीट होगी तो एक हाइड्रोजन और रिप्लेस हो जाएगा, वो बन जाएगा CHCl3 दैट इज़ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म बहुत ही समय ज़्यादा समय तक एज ए पेस्टिसाइड भी यूज़ होता रहा है, लेकिन इसको बेहोश करने में भी यूज़ करते हैं। सॉरी पेस्टिसाइड ये नहीं, वो DDT होती है, 2,2-bis ट्राइक्लोरोफिनॉफ होती है, वो बाद में आएगा, इसी चैप्टर में है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगी। क्लोरोफॉर्म को हम ना जैसे बेहोश करने के लिए यूज़ करते थे। इससे ना पहले जब हमारा एशिया टाइम था तो उसमें जैसे ऑपरेशन वगैरह आज के टाइम होते हैं ना मॉडर्न टाइम में, तो अब इंजेक्शन लगते हैं, उस टाइम में क्लोरोफॉर्म का यूज़ किया जाता था। फिर लेकिन क्लोरोफॉर्म का यूज़ बैन किया गया था, क्योंकि इससे ना हमारा अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो डैमेज हो जाता है, ये हमारे लंग्स वगैरह, किडनी, लीवर इफेक्ट करता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ना हैवी केमिकल होते हैं ये। लेकिन इसके आगे जब हम फिर से ट्रीट करेंगे तो एक और हाइड्रोजन जो बचा है वो भी रिप्लेस हो जाएगा और CCl4 बन जाएगा, जो कि हमारे पास होता है कार्बन टेट्राफ्लोराइड। अब आगे हमारे पास रिएक्शन आती है दैट इज़ स्वार्ट्स रिएक्शन। नेमिंग रिएक्शन आपने जरूर याद करनी है, स्वार्ट्स रिएक्शन आपको एग्जाम में जरूर आएगी, 100% है कि आएगी। स्वार्ट्स रिएक्शन में हम सबसे पहले ले लेंगे एक अल्काइल हैलाइड, कोई भी ले सकते हैं आप, CH3Cl ले सकते हैं, C2H5Cl ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, और इनऑर्गेनिक फ्लोराइड एसिड्स
जैसे AgF2 ले सकते हैं, Hg2F2 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप, क्योंकि जो फ्लोरीन होता है वो रिएक्टिव होता है, इसको हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते। इसके लिए हमें इनऑर्गेनिक फ्लोराइड एसिड ही लेने पड़ेंगे, उससे ही ये अटैच होंगे। तो इस रिएक्शन को सबसे पहले स्वार्ट्स नाम की साइंटिस्ट ने किया, तो इसलिए उनका ऑनर के रूप में इसका नाम स्वार्ट्स रिएक्शन पड़ा। तो जब हम लेंगे हमारा कोई भी, जैसे अल्काइल हैलाइड ले लिया हमने RCl ले लिया, तो इसको हमने इनऑर्गेनिक एसिड से ले लिया, ट्रीट किया, Hg2F2 से कर लिया मर्क्यूरियस फ्लोराइड। तो इसमें क्या होगा, ये हैलाइड एक्सचेंज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 ले लिया इसको बैलेंस करने के लिए, जहाँ पे फ्लोरीन 2 है। जहाँ से हम ज़रा जो होगा वो क्लोरीन निकलेगा, ये फ्लोरीन यहाँ पे अटैक कर देगा, फ्लोरीन का यहाँ पे अटैक होगा, क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा। फ्लोरीन ने आया, क्लोरीन के लात मारे, क्लोरीन बाहर, फ्लोरीन अंदर अटैक कर गया। फ्लोरीन जो है फिर वो हमारे एल्केन से बॉन्डिंग कर लेगा, क्लोरीन बाहर हो जाएगा, और क्लोरीन जो बचा है वो फिर ये मरकरी के साथ अपना कंपाउंड बना लेगा। जहाँ से फ्लोरीन ने क्लोरीन को लात मारी, क्लोरीन बाहर और फ्लोरीन यहाँ पे ऐड हो गया। ये आगे SN1 SN2 मैकेनिज्म भी होंगे, तो उसमें हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास जो बन जाएगा वो बन जाएगा CH3 2CH3F, क्योंकि हमारे पास रिएक्शन बैलेंस भी करनी है। तो उसके साथ ही हमारा जो बाई प्रोडक्ट निकलेगा वो 2HgF2Cl2 निकल जाएगा। सिंपल बाई प्रोडक्ट तो आप प्रोडक्ट कर ही लेंगे। अब जैसा कि आपने क्लास 11th में भी पढ़ा था, एक रूल होता था हमारे पास मार्कोवनिकोव रूल्स। मार्कोवनिकोव रूल्स जो था वो साइंटिस्ट के नेम पे ही पढ़ा था, जो उनका नाम था मार्कोवनिकोव। कई मार्कोवनिकोव भी होते हैं, कई बुक्स में मार्कोवनिकोव भी लिखा होता है, तो इसमें आपने कन्फ्यूज नहीं होना, सेम ही है ये। मार्कोवनिकोव रूल क्या बोलता था, इन केस ऑफ एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स 2 आइसोमेरिक प्रोडक्ट आर पॉसिबल। 2 आइसोमेरिक प्रोडक्ट पॉसिबल होते हैं, लेकिन इसमें हमारा क्या था, इन केस ऑफ एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन नेगेटिव पार्ट ऑफ द कार अटैकिंग रिएजेंट गोज टू द कार्बन कंटेनिंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड पॉजिटिव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ऐसे ये मार्कोवनिकोव रूल्स हमारा होता है। तो अब हमारे पास इसको यूटिलाइज बाद में करेंगे उसकी डेमोस्ट्रेशन। तो मार्कोवनी रूल्स की है ना, जो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है मार्कोवनी रूल्स में, तो ये देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले ये है, एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, डबल बॉन्ड है ना, अनसिमेट्रिकल होगी। तो इसमें हमने HCl एक हैलोजन एसिड का अटैक करवाया। तो जो हमारा HCl है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, तो H पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वे थोड़ा सा रेट डिटर्मिंग स्टेप होता है, क्योंकि ये स्लो भी होता है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, जो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, ये ब्रेक होगा, इसका क्लीवेज होगा, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस साइड नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये हमारे पास हो गया। तो अब जो हमारा ये HCl है वो अटैक करेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकोव रूल्स। पॉजिटिव पार्ट ऑफ द कार्बन एटम गोज टू द कार्बन कंटेनिंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हमारा ये अटैक करेगा, तो हमारा क्या बनेगा, जो हमारा HCl है वो अटैक करके जाएगा कहाँ पे, ये जाएगा यहाँ पे चला जाएगा CH2 के पास, CH3 बन जाएगा, और फिर ये क्लोरीन के पास पहुँच जाएगा, क्लोरीन यहाँ पे एडिशन हो जाएगी। तो जैसे यहाँ पे ओरिएंटेशन बताई हुई है कार्बोक्लोरीन में, तो फिर ये हमारे पास यहाँ पे क्लोरीन भी यहाँ पे अटैच हो जाएगी कार्बन में, जो 2 क्लोरोप्रोपेन बन जाएगा। एक और कन्फ्यूज़न होती है आइसो और नियो, ये IUPAC में होती है कि कौन सा आइसो ग्रुप है कौन सा नियो। एग्ज़ाम में भी इसका क्वेश्चन आता है, तो आपने इसको कभी भी गलत नहीं करना है। आइए देख लेते हैं क्या है ये। जैसे हमारे पास C ये हमें सिर्फ समझना है, ये हमारे पास पेंटेन की रिंग है, रिंग नहीं अल्फ़ाबेटिक चेन है, ठीक है। अगर ये ऐसे डायरेक्ट है तो ये एक हमारे पास पेंटेन है, अगर इसको हम पेंटेन बोलेंगे सिंपल पेंटेन। अगर हमने एक कार्बन यहाँ से उठा के, इस कार्बन को हमने यहाँ से उठाया और यहाँ पे लगा दिया, 5 कार्बन है अभी भी, ये तभी होगा अगर कोई एक्स्ट्रा इसमें फंक्शनल ग्रुप वगैरह अटैच नहीं है, सिंपल है, तो चेन ही है। चेन क्यों, रिंग है, रिंग भी क्यों यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, सिंपल अल्फा चेन है एक,
तो इसमें अगर ये एक सी जहाँ से कार्बन आटम जहाँ से उठा के हमने इसमें चेन में नीचे अटैच कर दिया तो ये हमारा बन जाता है आइसो। तो इसको हम बोलेंगे आइसोपेंटेन। मेन चेन तो वैसे जहाँ पे 4 की बनेगी ना, लेकिन नहीं, अगर इसमें क्योंकि कोई फंक्शनल ग्रुप पे सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो इसको हम आइसोपेंटेन बोलेंगे। और अगर एक कार्बन हम यहाँ से और उठाएं और इसको यहाँ पे अटैच कर दें तो ये बन जाएगा नियोपेंटेन। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आता है, फिर बच्चे गलत कर देते हैं, क्योंकि मैंने भी किया था एक बार। हम तो वैसे भी बैक बेंचर पे। और हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो है एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल। एंटी मार्कोवनी रूल था वो भी इसका जो होने का मार्कोवनिकोव रूल पड़ा था इससे बिल्कुल अपोजिट था। इसको पेरोक्साइड और खराश इफेक्ट भी बोलते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ HBr और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है, चाहे वो बेंजोइल पेरोक्साइड हो चाहे कोई भी पेरोक्साइड हो, ये HBr और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ही होगा। इसमें क्या होगा कि जो हमारा अनसिमेट्रिकल एल्कीन है उसमें एडिशन हो जाती है। जो हमारा पॉजिटिव पार्ट होता है ना HBr में, वो चला जाता है उस कार्बन के पास जहाँ पे कार्बन पहले से ही कम है, हाइड्रोजन कम है, उसके पास चला जाएगा। और जो नेगेटिव होता है वो वहाँ पे जाता है जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा हैं। सिंपल। तो ऐसे ही इसमें अटैच हो जाएगा एंटी मार्कोवनिकोव रूल्स। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल ऑफ एल्कोहल्केन्स। और इसमें हम ग्रुप्स प्रोसेस भी पढ़ेंगे। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि जो हम रिएक्शन यहाँ पे पढ़ेंगे ना, ये हम अल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, अमीन्स, इन चैप्टर में दोबारा से ये रिएक्शन रिपीट होंगी। और अमीन्स में जब हम डाइजोनियम सोल्ट वगैरह करते हैं ना तो रिएक्शन कम्प्लीटली हमारी प्रीवियस ही होती है। तो आपने इनको ना एक बार अच्छे से समझ लेना है और याद कर लेना है, तो आपको ऑर्गेनिक में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से प्रिपरेशन कैसे होती है कि जैसे हम लेते हैं एसिड ऑफ हेलोजन एसिड, अल्कोहल्स आर कन्वर्टेड इनटू हेलोल्केन्स बाय द एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड। तो इसमें हम क्या लेंगे, जैसे हमने कोई जर्नल अल्कोहल ले ली ROH, और यहाँ पे कोई भी हेलोल्केन हो सकता है, जैसे CH3, CH2, C2H5 एक्सेट्रा, जो भी आप एज्यूम कर सकते हैं। X यहाँ पे हेलोजन एटम के लिए यूज़ किया जाता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आप ले सकते हैं। तो अब इसमें जो क्या होगा, इसमें भी वही होगा। क्या यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनेंगे। हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, यार इससे गंद पड़ जाएगा, आप इसको ऐसे ही समझ लो। हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, हेलोजन पे पार्शियल नेगेटिव। तो क्या होगा, जो हमारा पार्शियल नेगेटिव चार्ज है वो जाके वो अल्कोहल ग्रुप को लात मार देगा वहाँ से। तो अल्कोहल ग्रुप वहाँ से निकल जाएगा बाहर, अल्कोहल ग्रुप यहाँ से बाहर आ जाएगा और हेलोजन एटम यहाँ पे चला जाएगा। तो फिर जो हेलोजन एटम वहाँ पे गया वो अल्कोहल के साथ बॉन्डिंग करके RH बना देगा, और जो OH है H के साथ कंबाइन करके वाटर बना देगा। R यहाँ पे आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको इसकी करके बता देता हूँ। जैसे हमने लिया CH3OH और इसमें हमने एसिड ले लिया HCl, तो इसमें हमारा बन जाएगा CH3Cl प्लस वाटर बाय प्रोडक्ट। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है ग्रुप्स प्रोसेस। ग्रुप्स प्रोसेस में हम एक रिएजेंट पढ़ते हैं जिसका नाम है लुकस रिएजेंट। ये लुकस रिएजेंट टेस्ट भी होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। इसको हम यूज़ करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने में लुकस रिएजेंट टेस्ट को। सबसे पहले ग्रुप्स प्रोसेस। ग्रुप्स प्रोसेस जो ग्रुप्स जो एक साइंटिस्ट का नेम था, उनको ऑनर देने के लिए उनके नाम के ऊपर इस रिएक्शन का नाम रखा गया है। और इसमें हम पढ़ेंगे कैसे कि वही सेम ROH ले लेंगे, कोई भी एल्कोहल के साथ अल्कोहल ग्रुप अटैच हो, और उसको लुकस रिएजेंट जो कि होता है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड प्लस HCl होता है, इससे हम रिएक्ट करवाएंगे। इसमें भी सेम वैसे ही HCl अटैक करेगा, OH को लात मार के बाहर निकाल देगा और क्लोरीन की एडिशन हो जाएगी। आपने ये बात ध्यान रखनी है कि ये सेम ही है। यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में भी हमने वैसे सेम ही किया है, इसमें भी सेम है, लेकिन इसमें सिर्फ लुकस रिएजेंट को हम एक्स्ट्रा यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराएंगे। और एक बात याद रखनी है कि जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है इनमें रिएजेंट जो भी इसमें हम रिएजेंट डालेंगे ना या कैटलिस्ट डालेंगे, ये ज़रूर लिखना है, क्योंकि नेमिंग रिएक्शन बिना कैटलिस्ट के गलत मानी जाती है, चाहे आपने बिल्कुल सही लिखी है, कैटलिस्ट जरूर होना चाहिए। अब हमारे पास नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है वो है डार्जन्स मेथड। डार्जन्स मेथड जो है वो बेस्ट मेथड है, क्योंकि इसमें हमारा कोई भी बायो प्रोडक्ट गैस सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में नहीं निकलता और ये एनवायरनमेंट में पोल्यूशन भी नहीं करती है।
तो अब हम देखते हैं इसमें क्या होगा। सबसे पहले वही हमारा ROH आर, जहाँ पे आप कोई भी हेलोल्केन ले सकते हैं, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है। आर मीन्स आप कोई भी इसमें ले सकते हैं ROH, और इसमें हम साथ में लेंगे थायोनल क्लोराइड SOCl2, इसको बोलते हैं थायोनल क्लोराइड। और ये हम लेंगे इन टू द प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन। पिरिडिन भी है, ये आप आगे चल के हम इसमें पढ़ेंगे, वहीं पे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें भी सेम ही होगा, OH बाहर, क्लोरीन जाके लात मारेगा, OH को बाहर निकाल देगा। OH बाहर, लात बजी, क्लोरीन ने जाके आर के साथ फ्रेंडशिप कर ली, और हमारा जो है क्लोरीन ने फ्रेंडशिप कर ली आर के साथ, OH बाहर, और आर और Cl की फ्रेंडशिप होगी तो RCl। और यहाँ पे हमारे पास एक OH इधर आया था और Cl बचा हुआ था, तो उसने अपने आपस में फ्रेंडशिप कर ली HCl, और SO बचा था यहाँ पे, एक उधर की साइड से आया OH वाला, तो वो SO2 बन जाएगा। इस प्रकार आप बायो प्रोडक्ट भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं ईजिली। मेन प्रोडक्ट आपको मेजर प्रोडक्ट पता होना चाहिए, बायो प्रोडक्ट आप फिर प्रेडिक्ट कर लेंगे आसानी से। नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारे पास है वो फिंकलस्टीन रिएक्शन, और दिस इज ऑल्सो नोन एज हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। यानी स्वार्ट्स रिएक्शन में आपने फ्लोरीन ऐड किया था, फिंकलस्टीन में आप आयोडीन ऐड करेंगे। तो इसमें भी वही काम होगा, RCl ले लेंगे, आर यहाँ पे कोई भी एल्केन हो सकता है, और इसमें हम लेंगे NaI और एसीटोन। एसीटोन हम यहाँ पे पॉलीप्रोटिक सॉल्वेंट ले लेंगे एज अ यूज़ करने के लिए, और NaI क्योंकि हमें आयोडीन की एडिशन करवानी है, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। तो इसमें भी वही होगा, आयोडीन जाएगा, क्लोरीन के लात मारेगा, क्लोरीन बाहर जाएगा, आयोडीन गया, आयोडीन ने लात मारी, क्लोरीन यहाँ से बाहर, आयोडीन ने कर ली हेलोल्केन से फ्रेंडशिप, वो बन गया RI। क्लोरीन बेचारा फ्री घूम रहा था तो उसको मिल गया Na सोडियम, सोडियम ने क्लोरीन के साथ मिलकर बना दिया NaCl, जो कि होता है नमक, जो कि आप सब्जी में डाल के रोज़ खाते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है हमारे पास बोरोडीन हांस-डीकर रिएक्शन। बोरोडीन हांस-डीकर रिएक्शन जो है वो हम लेंगे, इसमें हेलो अल्केन के साथ उसके फैटी एसिड। एसिड क्या होता है? COOH, कोई एक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, उसमें हाइड्रोजन की रिप्लेस करके सिल्वर एसिड लेंगे। हेलो अल्केन के सिल्वर एसिड को ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराने पे उसमें बोरोडीन हांस-डीकर रिएक्शन होती है। कैसे? हेलो अल्केन के फैटी एसिड, सिल्वर फैटी एसिड को ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो हमारे पास ये कैसे बनेगा, इसको हम ब्रेक कर लेंगे यहाँ से, RCOAG अलग हो गया। ये हमारे पास 2 Br है, Br2 है, Br है। एक Br हम जहाँ से उठा के यहाँ पे R को दे देंगे, और एक Br हम Ag को दे देंगे। दे दिया, सिंपल आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। फैटी एसिड था हेलो अल्केन और सिल्वर का फैटी एसिड था, इसको ब्रेक कर लिया R से, OO से और Ag से। Br 2 थे, एक Br R को दे दिया, एक Ag को दे दिया, Ag Br R Br, और CO2 बचा था, CO2 एज इट इज़। तो ये हमारे पास बन गई बोरोडीन हांस-डीकर रिएक्शन। अब जो हमारे पास है वो है नेचर ऑफ CX बॉन्ड। अब हमने पढ़ा कि हेलो अल्केन्स में CX बॉन्ड होता है, और इस बॉन्ड का जो है वो नेचर कैसा होता है, तो इसको हम पहले आइए पढ़ते हैं कि हमें क्या है, बुक में दिया हुआ है NCERT में। अल्काइल हैलाइड्स हैव CX बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल्स। ये तो पता ही है कि अल्काइल हैलाइड में CX बॉन्ड होगा, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा। विच द कार्बन एटम इज टेट्राहेड्रल इन नेचर। कार्बन एटम टेट्राहेड्रल होगा जी, बिल्कुल होगा, क्योंकि sp3 हाइब्रिडेशन होगी। द 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन एटम आर इन्वॉल्व इन द सिग्मा बॉन्ड। जो इसमें 3 हाइब्रिडाइज और हमारे ऑर्बिटल होंगे वो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि वो ऐसे लेटरल शेयरिंग करेंगे ना, साइड वाइज नहीं करेंगे, उससे तो पाई बनेगा, लेटरल करेंगे, एक्सियल वर्ड है, एक्सियल से ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। देन जो हमारा द 4th हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्डेड विद द हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल ऑफ हेलोजन एटम विद द बैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ S2np5। जैसे कि आपको पता है कि हेलोजन की जो बैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है NS2np5, उसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उसका भी फिर कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस की जैसी हो जाती है। तो इसको जो इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो मिलेगा कार्बन से, कार्बन से जो भी मॉलिक्यूल होगा, जो भी हेलो अल्केन होगा, उससे मिल जाएगा। तो इसमें ऐसे होता है, ये हम इसको बनाते हैं, फिर इसको डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि 3 ऑर्बिटल जो हैं, 3 ऑर्बिटल हमने जहाँ बना रहे हैं 4 ऑर्बिटल, 1 2 3 4,
ये हो गई, इधर हम बना लेंगे हेलोजन के NH2NP5। ये हमारे पास S हो गया, फिर हमारे P बनाना है, P हो गया हमारा, है ना। अब जो ये है, जो 3 तो थे, यहाँ पे ये शेयरिंग हो जाएगी यहाँ से एक और कर लेगा जहाँ से। थोड़ी सी डायग्राम अच्छी है, अब आप समझने की कोशिश करना। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, है ना, एक कम था यहाँ पे था कम हेलोजन, ये है ना, हेलोजन में कम था, यहाँ पे था एक कार्बन का एक 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 4 थे यहाँ पे। तो जो कार्बन है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा, तो उसमें शेयरिंग से बन जाएगा बॉन्ड। तो वो बॉन्ड की यहाँ पे बताया गया है कि कार्बन हेलोजन के साथ हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग कर लेता है। तो अब इसमें बची हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड देन इसकी थोड़ी सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इसकी एक्शन होगी, फिर केमिकल हेलोजन केस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ये हम अब 2 मिनट में डिस्कस करने जा रहे हैं। एक बात और, एग्ज़ाम में टॉप करने के लिए या अच्छे मार्क्स लाने के लिए ये ज़रूरी है कि आपने अपने खुद के नोट्स बनाए हों। चाहे दूसरे के नोट्स कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन वो आपके कोई काम के नहीं है। अगर किसी और का कोई फ्रेंड बहुत अच्छा है ना, तो वो उसका फ्रेंड अच्छा है, उसको नहीं उसका अच्छे होने का फ़ायदा मिलेगा। आपके अपने नोट्स ही आपके काम आएंगे, ये बात याद रखना। और केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें आप रेगुलर रिवीजन करते रहना, आप इजीली इसमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, बहुत अच्छे से रिवीजन करते रहना धीरे धीरे। ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन भी नहीं ले लेना कि एक दिन में ही हम एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ऐसा नहीं होता कभी भी। ये जितने भी आप देखते हैं ना, सुनते हैं कि वो 15 घंटे पढ़ता था या 20 घंटे पढ़ता था, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल थिंग्स है। क्योंकि अगर कुछ भी है ना, जो हम एक साइंटिफिक स्टडी है ना, उसके अकॉर्डिंग एक दिन में आप 10 से 12 घंटे ही एफिशिएंटली स्टडी कर सकते हैं। 15 to 16 आवर्स आप सिटिंग कर सकते हैं। क्योंकि उसमें ये नहीं कि आप हर टाइम स्टडी ही करेंगे, क्योंकि आप पढ़ते पढ़ते कभी करेंगे कि ये हमने ब्रेक ले लिया, कोई सॉन्ग सुन लिया या कुछ कर लिया, कोई भी और एक्टिविटी, तो उसमें अपने लंच भी करना है, सब कुछ करना है, फैमिली भी है, फ्रेंड्स भी हैं। ऐसे थोड़े ना कि आपने 16 आवर्स लगातार ही बैठ के पढ़ेंगे। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आप 2-3 दिन में पागल हो जाएंगे, फिर नहीं कुछ भी होगा। आप एक दिन में मैक्सिमम 12-14 आवर्स मैक्सिमम पढ़िए, उससे आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि पढ़ना है तो आप बुक आपस हाथ में खुली हुई है लेकिन दिमाग में कुछ जा नहीं रहा है, ऐसा नहीं करना है। स्टडी करनी है, एफिशिएंटली करनी है, कि सब कुछ जो है हमारे दिमाग में जाना चाहिए। वो कैसे होगी, जैसे हमने अगर तो स्टार्टिंग में हमारा जो सिटिंग कैपेसिटी है वो कम है, तो उसमें हम क्या करेंगे कि धीरे धीरे करेंगे। अगर हमारे पास जो है कि हम मान लो 1 आवर बैठ सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हम 1 आवर 30 मिनट 20 मिनट बैठें, धीरे धीरे करके इंक्रीज़ करेंगे। उसके बाद हम एक ब्रेक ले लेंगे 15 मिनट्स का। ब्रेक में हम क्या करेंगे, ये नहीं कि उठ के बाहर चले गए, खेलने लग गए, ऐसा कुछ नहीं करना। अपने यहाँ पे भी आप बैठे हुए हैं स्टडी रूम में, कहीं पे भी आप बैठ सकते हैं, तो वहाँ पे आपने रिलैक्स होना है। 2 मिनट आइज़ बंद करके आपने सोचना है कि आपने क्या क्या पढ़ा। जब आपको ना आइज़ बंद करने पर जो आपने पढ़ा आंखों के सामने दिखने लग जाए ना, तब सोचना कि हमने बिल्कुल एफिशिएंट स्टडी की है। तो अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इनमें कुछ हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनेंगे, उनको हम ना फर्दर वीडियोज़ में आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। वो आज हम उनको एक वर्बली डिस्कस कर लेंगे कि वो कैसे आपने अगर एग्ज़ाम में आए तो अटैम्प्ट करने हैं। क्योंकि अगर आपके एग्ज़ाम जल्दी आ गए तो फिर लेट हो जाएगा, इससे अच्छा कि हम उनको एक बेसिक ओवरव्यू ले लें। सबसे पहले हम करेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले आपको फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब पता होना चाहिए कि फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, है ना। फिज़िकल होती हैं भौतिक, जो हम आसानी से देख सकते हैं। जैसे उनका फिजिकल स्टेट क्या है, वो कैसे हैं, लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो कब बॉइल करते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उनकी डेंसिटी कैसी है, डाइपोल मोमेंट कैसा है, सोल्यूबिलिटी कैसी है, ये सब जो होती है वो होती है फिजिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हमारी जो फिजिकल प्रॉपर्टी आती है वो आती है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब कि वो उनकी
स्टेट कैसी है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। फिजिकल स्टेट में हमारे पास जो आता है उसमें होता है कि जो लोअर मेंबर होते हैं ना, जहाँ तक कि अप टू हम ले लेते हैं कि इथेन तक ले लें, वो तो जो हमारे होते हैं ना वो गैसेस होते हैं रूम टेम्परेचर पे। जैसे आपने सुना है मीथेन इथेन गैसेस होती हैं। और जो उसके ऊपर सी कार्बन 18 कार्बन तक जो होते हैं ना, वो जो होते हैं वो हमारे लिक्विड होते हैं। और जो उससे भी ज़्यादा आगे आएंगे ना, अप टू 18 जो भी है, वो सॉलिड हो जाएंगे रूम टेम्परेचर पे। मीथेन इथेन गैसेस हैं 18 तक। कार्बन 1 2 जो है गैस है, कार्बन 2 to 18 लिक्विड है, अप टू 18 सॉलिड है। सिंपल ये है। और जो इनकी कलरलेस होते हैं वैसे तो ये, और इनकी जो ब्रोमाइड और आयोडीन थोड़े से एयर के साथ कलर डेवलप कर जाते हैं। और इनकी जो वॉलेटाइल होते हैं ना, क्योंकि इनके मतलब की वेपर्स बनते हैं, तो इनकी जो स्मेल होती है वो स्वीट स्मेल होती है, जस्ट लाइक रोज़, अच्छी स्मेल होती है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है वो बॉइलिंग पॉइंट। जो हेलोल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट है वो ना अल्केन्स से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एलोजन लग जाता है, एलोजन लग सकता है, इसमें लग जाता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और फोन एक ग्रुप था, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो क्या करता था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता था। और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी फ्लोरीन के साथ, तो बॉइलिंग पॉइंट ड्रास्टिकली इंक्रीज कर जाएगा। जी यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा कि फ्लोरोमीथेन का बॉइलिंग पॉइंट क्लोरोमीथेन से ज़्यादा होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी बन सकता है, हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले वैसे तो बॉइलिंग पॉइंट मोलर मास मॉलिक्यूलर साइज से होता है, ड्यू टू ग्रेटर मॉलिक्यूलर साइज से वो डायरेक्टली बढ़ जाता है ना। अगर मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी उसका ज़्यादा हो जाएगा, मॉलिक्यूलर साइज। तो इसमें वैन डर वाल फोर्सेज होती हैं अट्रैक्शन की, जो वीक होती हैं। नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि अगर सी एक्स बॉन्ड अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगी तो स्ट्रॉन्ग होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। लेकिन एज सिंपल थिंग कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है आयोडोअल्केन का। क्यों? क्योंकि उसमें मॉलिक्यूलर साइज ज़्यादा होता है। क्या रखना, मॉलिक्यूलर साइज ज़्यादा होता है। बॉइलिंग पॉइंट कोई भी केमिस्ट्री में चैप्टर हो, चाहे इनऑर्गेनिक में हो चाहे ऑर्गेनिक में हो, जहाँ पे आपको बॉइलिंग पॉइंट बताना पड़े, आपने दो ही फैक्टर याद रखने हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर साइज। वैसे तो सिंपल ट्रेंड में जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट फुल आयोडोअल्केन का सबसे ज़्यादा, फिर ब्रोमो, फिर क्लोरो, फिर फ्लोरो, ऐसे होता है। कैसे? यहाँ पे आपको लिस्ट भी देते हैं, वैसे आपको इसके नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा। सबसे ज़्यादा होता है RI का, फिर RBr, फिर RCl, फिर RF। कुछ एक्सेप्शनल केस है जिसमें RF का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हो जाता है, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। क्योंकि ये फ्लोरीन जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, फिर बॉइलिंग पॉइंट ड्रास्टिकली इंक्रीज कर जाता है, तो वो एक एक्सेप्शनल केस है। और क्वेश्चन एग्जाम में वही आएंगे कि बाय द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मीथेन फ्लोराइड इज मोर देन दैट ऑफ ब्रोमो मीथेन, है ना। तो उसमें हम बताएंगे कि जो फ्लोरीन है वो कैपेबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने में, क्योंकि बिकॉज इंग्लिश में आपने ऐसे इसको लिख देना है, दिस इज बिकॉज फ्लोरीन इज कैपेबल इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल विद हाइड्रोजन एंड देन हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद एटम FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। When hydrogen is attached with the fluorine, oxygen or nitrogen, then this type of bond is known as hydrogen bond. Hydrogen bond is efficiently strong bonding in van der Waals forces, etc. Due to hydrogen bonding, the boiling point of fluoromethane, जो भी हमने उस टाइम क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस इज इंक्रीज ड्रास्टिकली। फिर आपने वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बता देनी है, बना के बता देनी है। तो इस प्रकार आपने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है। एग्ज़ाम से पहले मैं एक बार इसको ज़रूर अच्छे से कोशिश करूँगा दोबारा से इस पे ऊपर करने की, लेकिन अभी सारा करना है कंप्लीट। उसके बाद हमारे पास आती है डाइपोल मोमेंट।
डाइपोल मोमेंट जो है वो पोलर नेचर को प्रेडिक्ट करता है। जो हमारा डाइपोल मोमेंट होता है वो पोलर नेचर को प्रेडिक्ट करता है कि कौन से बॉन्ड में कितनी पोलैरिटी है। डाइपोल मोमेंट, जिसमें डाइपोल मोमेंट होता है इसमें भी होता है, जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, जैसे कि आपको पता ही है। जो हमारा डाइपोल मोमेंट होता है वो डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। दैट मीन्स कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेलोजन ग्रुप में सबसे ज़्यादा होगी, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। तो इसीलिए जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट होता है वो डाउन द ग्रुप वो भी हेलोजन एटम में डिक्रीज कर जाता है। लेकिन इसमें हमारे पास एक एक्सेप्शन होती है, वो होती है CH3Cl। RCl का डाइपोल मोमेंट है वो ना इंक्रीज हो जाता है ड्राफ्टिकली। क्यों? क्योंकि जो फ्लोरीन होता है ना उसका साइज थोड़ा सा कम होता है, तो वो ना इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करने लग जाते हैं। तो फिर उसमें ना साइज कम स्मॉल है, इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे तो वो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, तो इतनी पोलैरिटी वहाँ पे हमें दिखेगी नहीं। लेकिन क्लोरीन जो है वो फ्लोरीन के बाद नेक्स्ट होता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होती है ब्रोमीन और आयोडीन से, और क्लोरीन का साइज भी बड़ा है, तो उसमें ऐसी कोई भी साइज का फैक्टर नहीं लगेगा, तो उसका जो डाइपोल मोमेंट है वो ज़्यादा होगा इससे ब्रोमीन और आयोडीन से के साथ साथ फ्लोरीन से भी। लेकिन फ्लोरीन का जो डाइपोल मोमेंट है वो ब्रोमीन और आयोडीन से ज़्यादा ही होगा फिर भी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब डेंसिटी है, डेंसिटी डायरेक्टली किससे ऊपर डिपेंड करेगी? मॉलिक्यूलर मास के ऊपर। आयोडीन का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा, डेंसिटी ज़्यादा, ब्रोमीन का उससे कम, डेंसिटी उससे कम, क्लोरीन का उससे कम, डेंसिटी उससे कम, देन फ्लोरीन। इस प्रकार आप इसकी डेंसिटी का ऑर्डर लिख सकते हैं। अब सोल्यूबिलिटी भी आप डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सोल्यूबिलिटी Alkyl halides are of polar nature and are expected to the water soluble। अल्काइल हाइड्राइड जो होते हैं वो पोलर नेचर के होते हैं, जैसे कि आपने पहले देखा, तो ये एक्सपेक्ट होते हैं कि ये वाटर में सोल्यूबल हो जाएंगे। लेकिन ये जो है बहुत ही कम वाटर में डिजोल्व करते हैं, क्योंकि वाटर जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, लेकिन इसमें ना इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, तो वाटर में बहुत कम ये डिजोल्व करते हैं। लेकिन जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने में कैपेबल होगा ना, वो कंपाउंड वाटर में जरूर सोल्यूबल होगा। जैसे अगर हमारे पास एक, जैसे हमने एग्जांपल ले ली HF की ले ली, CH3F। अब हमारे पास ये कंपाउंड है, तो इसमें हमने HOH, यहाँ पे नेगेटिव पार्शियल, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव हो गया है, तो यहाँ पे ये रिपल्शन रिट्रैक्शन हो जाएगी। यही तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ऐसे है कि जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट लगेगा ना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तीन ही एलिमेंट हैं जहाँ पे जे वाटर हाइड्रोजन के अगर एरिया में आ जाते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी ही होनी होती है। और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगी। अब नेक्स्ट जो होता है इसमें हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इसमें हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्शन करनी है। कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? फाइल होता है लविंग स्पीशीज। न्यूक्लियोफिलिक मतलब होगा न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। मतलब कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्शन में होगा जिसमें हम नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज को एल्केन के साथ अटैच करेंगे, चाहे उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज एज इट इज़ हो, चाहे उनके ऊपर लोन पेयर हो, तो वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगी, वो होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आप देखते हैं कि जैसे हम यहाँ पे करेंगे एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिल माने उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, या फिर वो क्या करेगा उसके ऊपर लोन पेयर होगा। आई होप आप सबको ये समझ आया होगा। अब हम इसको करते हैं कैसे।
ड्रॉ एन। अब हमारे पास एक होता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी हाइड्रोक्साइल ग्रुप में, उसमें हमारे एल्कोहल्स बनेंगी। जैसे हमारे पास हेलोनिकीन है RX, ये हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी शुरू होगी, आप हेडिंग डाल देना। इसको हम ले लेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ले लिया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमने इसको ले लिया और इसमें हम बॉईल करेंगे इसको, तो हमारा क्या होगा, जो हमारा ये OH है ये यहाँ से क्लीवेज कर देगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये बॉन्ड भी टूट जाएगा, और जहाँ पे हो जाएगी सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, K पे पॉजिटिव है, तो ये न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। और एडिशन, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। ये रिएक्शन कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट माने एक चीज़ को डाल के दूसरी चीज़ को कर देना हमने सब्स्टिट्यूट। यहाँ पे हमारा OH जाएगा और X के ऊपर लात मारेगा, OH जाएगा X के ऊपर लात मार देगा और हमारा X जो है वहाँ से बाहर निकल जाएगा। OH गया, OH ने लात मारी, X बाहर, तो हमारा ये बन जाएगा ROH 4 प्लस KX, ये हमारा ये बन जाएगा। X यहाँ पे कुछ हो सकता है। नेक्स्ट जो होती है वो होती है सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप। एल्कोक्सी ग्रुप कौन से होते हैं, जैसे हमने लेते हैं CH3ONA, RONA, ऐसे ग्रुप्स होते हैं, उसको हम एल्कोक्सी ग्रुप बोलते हैं। आइए उसको भी हम करते हैं। इसमें हम करेंगे कि फॉर्मेशन सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप, फॉर्मेशन ऑफ ईथर। यहाँ पे हम फॉर्मेशन ऑफ ईथर करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ ईथर। राइटिंग से थोड़ा सा कॉन्प्रोमाइज़ कर लेना प्लीज़। अब हमारे पास जो है वो है, हमने एल्कोकेन लेना है सिंपल RX। अब इसमें हम डालेंगे सब्स्टिट्यूशन में एल्कोक्सी ग्रुप है, एल्कोक्सी ग्रुप हमारा ये आ जाएगा RONA, R हमारा हाइड्रोकार्बन है और ONA। अब इसको हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है। सब्स्टिट्यूशन कैसे होती है, इसको हमने यहाँ से ब्रेक कर लेना, बॉन्ड को यहाँ से भी ब्रेक कर लेना है। सिंपल, X के RO आएगा R के साथ, R इकट्ठे होकर आपस में फ्रेंडशिप कर लेंगे। X जाएगा लात खा के Na के पास, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, आइए देखते हैं वो कैसे बन जाएगा। वो हमारे पास बन जाएगा जैसे Na और X की फ्रेंडशिप होगी, R और R की होगी, तो हमारे पास बन जाएगा ROR प्लस NaX, तो ये हमारी होगी फॉर्मेशन ऑफ ईथर। ROR हमारे पास ईथर ही होता है, और इसको हम एक रिएक्शन के नाम से जानते हैं, वो है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और आपको एग्ज़ाम में भी ज़रूर आएगी, इसको आपने याद ज़रूर कर लेना है। यहाँ पे आप इसको कोई भी तरीके से याद कर सकते हैं, सिर्फ आपको इसको मैं एक रिएक्शन में लिख के बता देता हूँ, आप इसको फिर विलियमसन ईथर सिंथेसिस को याद कर लेना। विलियमसन ईथर सिंथेसिस में क्या होता है कि जो हमारा हम लेते हैं ना, यही रिएक्शन है जो हमने अभी की एल्कोक्सी ग्रुप के साथ सब्स्टिट्यूशन। इसमें हम करेंगे कि हमने एक ले लेना है इथाइल ब्रोमाइड C2H5Br, और हमने एक ले लेना है एल्कोक्सी ग्रुप C2H5ONA ले लेना है। अब हम इसको कर देंगे हीट, तो वैसे ही O से बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ से Br टूट जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा C2H5O, और हमारे पास जो बचा था NaBr वो एज अ बायो प्रोडक्ट निकल जाएगा, C2H5 प्लस NaBr बायो प्रोडक्ट हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास इसमें आप ऐसे ही कर सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स कार्बोक्सिलेट ग्रुप के साथ। कार्बोक्सिलेट ग्रुप कौन सा हो जाएगा, वही RCOAG, सिल्वर सोल्ट के फैटी एसिड ले लेंगे। इस साइनो ग्रुप से अल्काइल साइनाइड बन जाएगा। तो इसमें हमारे पास एक रिएक्शन यहाँ पे भी आती है, मेंडियस रिडक्शन। ये हमने नेमिंग रिएक्शन है, ये हमने ज़रूर पढ़नी है क्योंकि एग्ज़ाम में ज़रूर ही आएगी 100%। मेंडियस रिएक्शन क्या होती है, जब हम RC ट्रिपल बॉन्ड N को ले लेंगे, किसमें Na अल्कोहल
रिएजेंट होगा Na अल्कोहल OH, उसमें हम डाल देंगे 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन। तो ये क्या करेंगे, रिडक्शन होता है रिड्यूस करना। रिडक्शन हमने रिडक्स रिएक्शन में पढ़ा था कि रिडक्शन में हम क्या करते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो अपने सिंपल करना है, R एज इट इज़, 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन C के पास दे देने, CH2 बॉन्ड NH2, सिंपल मैंडियस रिडक्शन कंप्लीट। रिडक्शन करनी है मतलब हाइड्रोजन की एडिशन कर देनी है। अब हमारे पास एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल वाला क्वेश्चन बचा है, ये हम बाद में करेंगे। और इसमें हमारे पास अब लगभग SN1 SN2 रिएक्शन, ये भी बाद में हो गई। अब हम एलिमिनेशन कर लेते हैं ना, एक एलिमिनेशन। एलिमिनेशन जो होती है उसका एलिमिनेशन होता है एलिमिनेट करना, कि हमने कुछ निकाल देना है और उसकी जगह कुछ ऐड नहीं करना है। तो वो कैसे होगा, हमने ले लेना है CH और HH। ये बेसिकली मैंने इथेन लिखा है। अब एक हाइड्रोजन रिप्लेस करा, क्लोरीन लगाया, ये बनेगा क्लोरो इथेन। अब हमने इसके साथ ट्रीट करा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इसको अल्कोहलिक मीडियम में लेना है, तभी एलिमिनेशन होगी, नहीं तो ये सब्स्टिट्यूशन भी करता है, नहीं तो ये सब्स्टिट्यूशन भी कर देता है, इसलिए इसको हमने अल्कोहलिक मीडियम में लेना है। आई होप आपको समझ आया होगा कि इसको अल्कोहलिक मीडियम में लेना है। ये QH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अल्कोहलिक मीडियम में। तो ये क्या करेगा, यहाँ से इसको करेगा एलिमिनेट, यहाँ से HCl को ये एलिमिनेट कर लेगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक मीडियम में यहाँ से एलिमिनेशन कर लेगा और HCl को बाहर फेंक देगा। ये HCl यहाँ से निकल जाएगा बाहर, तो जहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन जहाँ पे छोड़ जाएगा कि जहाँ पे छोड़ जाएगा, तो ये आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। आइए एक एग्जांपल इसकी और कर लेते हैं, कैसे, क्या स्क्रीन लग गई यार। ये देखिए, हमने ले लेना है वही क्लोरोइथेन ही ले लेते हैं, दोबारा से आपको अच्छे से समझा देते हैं एक बार। CHHCl। अल्कोहलिक KOH क्या करेगा, यहाँ से करेगा एलिमिनेशन। अल्कोहलिक KOH ने क्या करी, एलिमिनेशन। तो ये क्या करेगा, यहाँ से HCl को उठा के फट करेगा बाहर, गायब। अब जहाँ से जी जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन H अपना कार्बन के पास अपना बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा, ये कर लेंगे बॉन्डिंग, डबल बॉन्ड। तो एलिमिनेशन का सिंपल मतलब ये होता है। इसको हम डिहाइड्रो हेलोजिनेशन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों ही रिमूव हो रहे हैं। और इसमें एक सेटजेफ रूल आता है, ये बेसिकली हमें बताता है कि कौन सी प्रोडक्ट मेजर होगा या माइनर होगा। उसको हम थ्योरेटिकली डिस्कस कर लेते हैं। According to Setzeff rule, an alkyl halide which give a more stable or more highly alkyl substituted alkene as a result of dehydrohalogenation react faster as compared to the alkyl halide which gives less substituted alkene। मतलब जो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करने के बाद हाईली सब्सटीट्यूटेड अल्कीन बना देगा, वो जल्दी रिएक्ट कर लेगा, क्योंकि उसके बाद सब्सटीट्यूशन ज़्यादा हो जाएगी, वो स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे। तो ऐसे ये हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। अब वही वुड्स रिएक्शन जो आपने पढ़ी थी क्लास 11th में, वुड्स रिएक्शन, किस किस को वुड्स रिएक्शन याद है? वुड्स बाबा की फैमिली थी, वुड्स रिएक्शन, वुड फिटिंग रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, ये थी हमारे पास कुछ वुड्स रिएक्शन की टाइप्स। सबसे पहले हमने एक वुड्स बाबा की रिएक्शन पढ़ी थी, जो थी एनहाइड्रस ईथर की प्रेजेंस में। उसमें क्या करते थे, हम 2 मोल ले लेते थे RX प्लस Na ले लेते थे सोडियम प्लस RX, इसको हम लेते थे Na सोडियम ईथर, सोडियम इन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, एनहाइड्रस की प्रेजेंस में। तो ये क्या करता था, यहाँ से यहाँ वाला X भी RX का, RX यहाँ वाला था जो, और जे सारा यहाँ से गायब हो जाता था, और R आपस में ज्वाइंट हो जाते थे।
जी हमारे पास होती थी बुर्ती रिएक्शन। आई होप आपको समझ आया होगा। कैसे? ऐसे RX ले लिया प्लस 2Na ले लिया प्लस XR ले लिया, ट्राई ईथर, कहीं पे एनाइड्रस भी करते हैं, तो ये यहाँ से निकल जाएगा और R आपस में ज्वाइन होके बना देंगे। अब एक फिटिक रिएक्शन होती है। फिटिक रिएक्शन में एक सिंपल सा चेंज आता है। क्या आता है? आप ऐसे ही देख सकते हैं, 1 मिनट में आपको समझ आ जाएगा। ये जहाँ पे जो R है ना, सिंपली जो यहाँ पे R ग्रुप है ना, ये एरोमेटिक हो जाएंगे। जहाँ पे हम बेंजीन लगा सकते हैं, यहाँ पे जो R ग्रुप है ना हमारा, इसको हम बेंजीन लगा सकते हैं, बेंजीन से रिप्लेस कर देंगे और फिर जो हमारा फिटिक रिएक्शन बन जाएगी। इसको हम अच्छे से बाद में करेंगे, लेकिन आज हम इसको ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ये जो हमारा आर था, इसको हम बेंजीन बना देते हैं। जो बेंजीन, जेवी बेंजीन, ये जहाँ पे 2 बेंजीन आपस में रिएक्ट हो जाती थी, इसको फिटिक रिएक्शन बोलते थे। एक होती थी वुड्स फिटिक, उसमें एक आर की जगह पे बेंजीन, एक आर, उसमें बेंजीन के साथ आर ग्रुप अटैच हो जाता था, वो होती थी वुड्स फिटिक रिएक्शन। अब ये इसमें एक फ्रैंकलिन रिडक्शन है, इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ये आप कर सकते हैं। तो अब इसमें एक क्वेश्चन हमने पीछे छोड़ा था, वही एक रिएक्शन जो वहाँ पे बच गया, होफमैन अमोलोसिस रिएक्शन। ये हमने बाद में करनी है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट भी है और इसका मैकेनिज्म भी साथ में करेंगे। और अब एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं थैंक यू से पहले। ऐसे ये कर लेते हैं, इसमें हम करेंगे कि जो हेलोल्केन होते हैं वो KCN के साथ अल्काइल साइनाइड मेन प्रोडक्ट बनाते हैं और AgCN के साथ वो आइसोसाइनाइड बनाते हैं। ऐसा क्यों? हेलोल्केन जो होते हैं वो KCN के साथ अल्काइल साइनाइड बनाते हैं और AgCN के साथ वो आइसोसाइनाइड बनाते हैं। ऐसा क्यों है? इसका सबसे पहला और मेन रीज़न जो है वो है CN। जब KCN के साथ होता है ना, जैसे ये KCN फॉर AgCN, इसका सारा चक्कर है, ये देखते हैं। यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग है? आयनिक। यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग है? कोवलेंट। आयनिक बॉन्ड जब भी ब्रेक होते हैं तो कम्प्लीटली हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? कम्प्लीटली। जब हेलोल्केन के साथ KCN एक न्यू कंपाउंड बनाने के लिए जाएगा ना, तो ये पूरी तरह से ब्रेक हो जाएगा और CN अलग हो जाएगा, K अलग हो जाएगा CN अलग हो जाएगा, K अलग हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्योंकि सी साइनाइड जो है वो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। जैसे ये आप पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कि एम्बिडेंट लिगेंड क्या होते हैं, जो उसमें आप डिस्कस करेंगे इसको। जो KCN होता है ना, वो जब हेलोल्केन के साथ जाता है तो वो K और CN के साथ आपस में बॉन्डिंग होती है, वो वाली बॉन्डिंग ब्रेक हो जाती है और CN साइनाइड जो है वो हेलोल्केन के साथ बॉन्डिंग करके साइनाइड बना देता है। जैसे अगर जहाँ पे हमने इसको देखा कि CH4 प्लस KCN रिएक्ट करा तो वहाँ पे बन जाएगा CH3CN प्लस जो भी बचा था हमारा बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। और वहीं अगर AgCN होगा, AgCN जो होता है वो कोवलेंट करैक्टर का होता है, तो इसमें डायरेक्ट बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, इसमें शेयरिंग हुई है, वहाँ पे भी शेयरिंग ही होगी। अगर इसको CH4 के साथ रिएक्ट करना पड़े तो ये कैसे करेगा थोड़ा सा गला भी खराब है आज। CH4 प्लस AgCN, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से ना धीरे धीरे करके शेयरिंग करेगा। यहाँ से H निकल जाएगा, जहाँ से H निकल जाएगा बाहर, और जो CN है वो NC बन के यहाँ पे साथ में अटैच होगा। यहाँ पे फिर CH3NC बन जाएगा जब AgCN होगा, और जब KCN होगा तो CH3CN बन जाएगा। मीथेन साइनाइड और मीथेन आइसोसाइनाइड, मीथेन आइसोसाइनाइड है ना। एक मिक्स गैस भी होती है मिथाइल आइसोसाइनेट RCNO। ये आप अमीस में पढ़ेंगे, भोपाल गैस ट्रेजिडी में भी यही गैस लीक हुई थी, बहुत डेंजरस गैस होती है। तो खैर वो तो अलग टॉपिक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास होगा, आई होप ये भी आपको क्लियर है
इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे। अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि इनके नोट्स चाहिए, तो वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब। और आप सबके लिए मोटिवेशन के लिए 2 लाइंस। ना थके हैं पाँव अभी, ना ही हिम्मत हारी है। ना थके हैं पाँव अभी, ना ही हिम्मत हारी है। ना थके हैं पाँव अभी, ना ही हिम्मत हारी है। ध्यान से सुनना। क्या करूं? हार इसलिए नहीं मानता हूं क्योंकि मुझे जीतने की बीमारी है। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।